हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बॉटनी की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में टेक्सोनोमी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। टेक्सोनोमी क्या है और सिस्टमेटिक बॉटनी से वो किस प्रकार से डिफरेंस है। इस प्रकार इस वीडियो में हम उसी के अगले क्रम में एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जीनस और फैमिली इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात प्रजाति, वंश और कुल ये क्या होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी आगे इम्पोर्टेंस है। जैसे जैसे हम नोमेनक्लेचर पर जाएंगे, जैसे जैसे फैमिलीज़ पर आगे बढ़ेंगे, तो उन सब के लिए जो बेस 3 पॉइंट्स हैं एक्चुअली वो ये ही है, स्पीसीज, जीनस और फैमिली। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रजाति क्या होती है, वंश क्या है और कुल क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। देखिए मित्रों, वैसे तो प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज के बारे में मनुष्य को बहुत पहले से जानकारी रही है, क्योंकि पौधों की अपनी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इस आधार पर मनुष्य को पहले से कई पादप प्रजातियों के बारे में जानकारी थी, अर्थात पहले से रही है। लेकिन जो स्पीसीज का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, इसको साइंटिफिकली बेस प्रोवाइड करने का जो श्रेय दिया जाता है वो कैरोलस लीनियस को जाता है। अर्थात कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले स्पीसीज को साइंटिफिकली डिफाइन किया। इन्होंने मूल आकारीय विविधताओं के आधार पर विभिन्न प्रजातियों का गठन किया। यानी जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं प्लांट्स में, उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग स्पीसीज को बनाया या उनका गठन किया। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें कि प्रजाति कहते किसे हैं, तो इसमें पहली परिभाषा डार्लिंगटन की है। इन्होंने बताया प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली पादप आबादी के स्थायी रूप से पृथक और आनुवंशिक आधार पर स्थिर लक्षण प्रदर्शित करने वाले समूह जो अंतः प्रजनन प्रदर्शित करते हैं प्रजाति कहलाते हैं। इसे आप ऐसे कह सकते हैं, जेनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स विच इंटरब्रीड विद इन देमसेल्व्स एंड morphologically similar can be placed into single species। तो डार्लिंगटन की डेफिनेशन को अगर आप देखते हैं तो डार्लिंगटन ने यह बताया है कि ऐसा प्लांट ग्रुप जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, इसके साथ साथ उनमें इंटरब्रीड हो सकता है, अंतः प्रजनन हो सकता है, उस पादप समूह को डार्लिंगटन ने एक प्रजाति कहकर पुकारा। एक और परिभाषा क्लाउसन और उसके सहयोगियों द्वारा दी गई। इन्होंने भी ऑलमोस्ट वही परिभाषा दी, कुछ वर्ड्स का हेरफेर करके आप पढ़ पा रहे हैं। समान लक्षणी प्राकृतिक रूप से संगठित पौधों का वह समूह जिसके सदस्य जीनों का आदान प्रदान बिना किसी हानिकारक प्रभाव के करते हैं प्रजाति कहलाते हैं। यहां भी इन्होंने वो पॉइंट इसमें लिए हैं, जैसे समान लक्षणी अर्थात मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर प्लांट्स का ग्रुप जिनमें बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के जीन्स का एक्सचेंज हो सकता हो, उन्हें एक स्पीसीज कहा जाता है। तो क्लाउसन और सहयोगियों ने ऑलमोस्ट डार्लिंगटन की ही बात को थोड़ा सा हेरफेर करके प्रस्तुत किया। अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को पढ़कर इन जाति की विशेषताओं के बारे में जाने, तो आप ये 4 विशेषताएं इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि एक जाति में कौन कौन सी 4 विशेषताएं होने पर, या ये कह सकते हो कि ऐसे प्लांट समूह जिनमें ये 4 विशेषताएं पाई जाती हैं,
उन्हें एक जाति कहा जा सकता है। अब ये 4 विशेषताओं में पहली है, एक पादप प्रजाति के सदस्य महत्वपूर्ण आकारिकी, शारीरिकी और अन्य लक्षणों में पूर्णतः समान होते हैं। अर्थात ऐसा प्लांट ग्रुप जिसके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। दूसरा, ऐसा प्लांट ग्रुप जिसके मेंबर्स में इंटरब्रीड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। थर्ड, ऐसा प्लांट ग्रुप जिनके बीच किसी प्रकार का जेनेटिक बैरियर नहीं होता। फोर्थ, ऐसा प्लांट ग्रुप जो एक स्पीसीज में आता है उसका दूसरी स्पीसीज के प्लांट्स के साथ किसी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक ही प्रजाति के जो मेंबर्स हैं उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। एक जाति के सदस्यों का दूसरी जाति के सदस्यों से रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता। तो अगर ये 4 विशेषताएं किसी प्लांट ग्रुप में पाई जाती हैं तो उसे एक स्पीसीज या एक प्रजाति के अंतर्गत रखा जा सकता है। फाइनली ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स के ग्रुप जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं उन्हें एक प्रजाति कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रजाति क्या है ये इन परिभाषाओं से हमें समझ में आया और उनकी विशेषताओं से ये पता चला कि प्रजाति क्या होती है। अब इसकी एक टर्म इसमें और है, इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। ये प्रजाति से ही रिलेटेड है इसलिए इसका पढ़ना भी यहाँ पर जरूरी है। देखिए, अभी हमने आपसे बात की है कि आमतौर पर जो एक स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं उनमें मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो या एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। प्राय वो एक जैसे होते हैं, अर्थात वो समान होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण या जियोग्राफिकल कंडीशन में चेंजेस के कारण एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और इवन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बात इसको ऐसे आप समझिए कि हम तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकली और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटी शो करते हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस में चेंजेस आने के कारण या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इन एक ही स्पीसीज के प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और इवन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को जो एक ही प्रजाति के प्लांट्स में पाई जाती हैं, ऐसे पादपों के समूह को, ऐसे प्लांट ग्रुप को ही इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज कहा जाता है। तो आपको यह समझ में आया होगा कि इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज क्या होती हैं। अर्थात एक ही जाति के वो सदस्य, एक ही स्पीसीज के वो प्लांट्स जो मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, बायोकेमिकली और जेनेटिकली कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं, और वो भी किसके कारण, या तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस में चेंजेस के कारण या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। तो उनको क्या कहा जाता है, इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। अब ये इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज में 4 सब पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला है बायोटाइप। ये जो 4 पॉइंट में बात कर रहा हूं इनमें आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनका मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए
चाहे वो बायोटाइप है, इकोटाइप है, इकैड्स है या और चौथा पॉइंट। तो इन सब का एटलीस्ट मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो पहले बात करिए बायोटाइप की। बायोटाइप की डेफिनेशन में आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, प्राकृतिक रूप से एक ही या अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के पादप समूह जिनके सदस्य आनुवंशिक रूप से पूर्णतया समान परंतु मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं, उसे बायोटाइप कहते हैं। तो इससे सिंपली आपको इतना समझ में आ रहा है कि एक ही स्पीसीज के ऐसे मेंबर्स जो जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, उनको बायोटाइप कहा जाता है। बायोटाइप की ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो विशेष तौर पर ध्यान रखने की होती है वो ये कि ये जो बायोटाइप होते हैं चाहे एक ही स्थान पर पाए जाएं या अलग अलग स्थानों पर, उनका एक जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में उगना आवश्यक है। मींस इनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम होनी चाहिए चाहे ज्योग्राफी अलग अलग हो, यानी स्थान एक हो या अलग अलग, लेकिन उन दोनों ही जगहों का यानी स्थान जो भी हो उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस सिमिलर होनी चाहिए। ऐसे पौधे जो समान वातावरण में उगते हुए भी एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं उनको तभी बायोटाइप कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बायोटाइप में जो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं उनमें एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम है लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं, और वो डिफरेंसेस शो किस वजह से करते हैं? मॉर्फोलॉजी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में चेंजेस के कारण। तो उन या उस ग्रुप ऑफ प्लांट को आप बायोटाइप कहेंगे। दूसरा है इसमें इकोटाइप। ये उससे बस थोड़ा सा अलग है। यहां पर आप देख रहे हैं एक ही जाति के ऐसे प्लांट्स यानी एक ही स्पीसीज के वे प्लांट्स जो एक दूसरे से कुछ मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, और ये जो डिफरेंस है वो उनमें एनवायरनमेंट में डिफरेंस के कारण आता है। इन सभी प्लांट्स को इकोटाइप कहते हैं। तो यहां पर आप पहले से ये स्पष्ट डिफरेंस देख पा रहे हैं कि यहां पर प्लांट्स के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं? वो मिलते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस के कारण। तो ऊपर वाले पॉइंट में जब आप बायोटाइप की बात कर रहे थे तो वहां पर तो एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम रहती हैं, लेकिन यहां पर जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं? एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस होने के कारण ही उनमें डिफरेंसेस आते हैं। और इस ग्रुप को, इस प्लांट ग्रुप को जो कि एक ही स्पीसीज के अंतर्गत है, इनको इकोटाइप कहा जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि इकोटाइप के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंस एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस के कारण हुआ है। लेकिन अगर आप इन डिफरेंट इकोटाइप्स को एक स्थान पर या एक जैसे वातावरण में आगे रखेंगे तो भी इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस आए थे वो बराबर स्थायी रूप से बने रहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि वे प्लांट्स जिनमें एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एक बार कुछ डिफरेंसेस आ गए, अगर आपने बाद में उनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस वैसी ही अवेलेबल करवाई जैसे उनके लिए ज़रूरत है, तब भी उसमें आए हुए चेंजेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स एक बार इनमें जो चेंजेस आ जाते हैं वो परमानेंट होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं और एक बार आने के बाद
जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं। तो इस प्रकार आप फाइनली ऐसे इसको कह सकते हैं कि इकोटाइप एक ही स्पीसीज के ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण आते हैं। दूसरी बात, जो डिफरेंसेस एक बार आ जाते हैं, इसके बाद अगर उनको एनवायरमेंट सेम भी दे दिया जाए, एनवायरमेंट वैसा ही दे दिया जाए जैसा उनको जरूरत है, तब भी वो डिफरेंसेस खत्म नहीं होते। मींस उनमें एक बार आए हुए डिफरेंसेस जो होते हैं परमानेंट हो जाते हैं, अर्थात वो उनकी जेनेटिक्स में चेंजेस कर देते हैं और फिर जनरेशन टू जनरेशन आगे मूव करते हैं। ये हुआ इकोटाइप। अब आप थर्ड देखेंगे, पारिज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईकैड्स या इकोफेंस। तो ईकैड्स के नाम से अक्सर पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ईकैड्स। ईकैड्स क्या होते हैं? तो इसमें इकोटाइप और ईकैड में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आप देखिए यहां पर लिखा है ईकैड्स एक ही प्लांट स्पीसीज के ऐसे ग्रुप को कहा जाता है, ऐसे प्लांट ग्रुप को कहा जाता है जो अलग अलग एनवायरनमेंट में उगने के कारण माइनर डिफरेंसेस शो करते हैं, परंतु इन प्लांट्स को यदि सिमिलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो इनमें आए डिफरेंसेस गायब हो जाते हैं और ये सभी के सभी फिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगते हैं। आप समझ गए होंगे इकोटाइप और इकेट्स में क्या डिफरेंस है। यहां पर इतना है कि ठीक है, यहां पर भी जो डिफरेंसेस होते हैं प्लांट्स में, वो होते एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस के कारण ही है, लेकिन अगर उनको वापस से सिमिलर कंडीशन में रख दिया जाए, सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशन में रख दिया जाए, तो जो चेंजेस आए थे वो खत्म हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अर्थात इसमें जो आए हुए चेंजेस हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण आए थे वो टेम्पररी होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन मूव नहीं करते। तो ये इन दोनों टर्म में बेसिक डिफरेंस हुआ कि क्या इकोटाइप होते हैं और क्या इकैट्स। और इसके लिए एक फोर्थ जो पॉइंट है वो है किस्म या वैरायटी। वैरायटी को भी आइडेंटिफाई और इसका ऑब्जर्वेशन या इसके बारे में बताने का जो स्टेज आता है वो लीनियस को ही जाता है। इनको इस टर्म यानी वैरायटी को डिफाइन करते हुए क्रॉसन ये लिखते हैं कि एक ही स्पीसीज में उत्पन्न ऐसा प्लांट ग्रुप जो बाहरी लक्षणों अर्थात फिनोटाइप्स में डिफरेंसेस शो करते हैं तथा इनकी जो डिफरेंसेस होते हैं वो जेनेटिक लेवल पर डिसाइड होते हैं। तो ऐसे प्लांट ग्रुप को एक वैरायटी के अंतर्गत रखा जाता है। वापस समझिए, इसमें ये सिंपल इतना सा बताया गया है कि ऐसा एक ही स्पीसीज का ऐसा प्लांट ग्रुप जिनके फिनोटाइप में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी बाहरी लक्षणों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो ये डिफरेंसेस हैं इनका निर्धारण, इनका डिटर्मिनेशन ये जेनेटिक लेवल पर होता है, ना कि एनवायरमेंट या ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण। तो ऐसे प्लांट ग्रुप को वैरायटी कहा जाता है। समझिए बात आप, ऊपर के जो 3 पॉइंट्स थे उनमें जो डिफरेंसेस आए थे या तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण या एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण, लेकिन यहां पर जो डिफरेंसेस हैं वो उनके जेनेटिक्स में चेंजेस के कारण आते हैं। तो इस वजह से ऐसे प्लांट ग्रुप जिसमें जो डिफरेंसेस हैं वो जेनेटिक लेवल पर डिसाइड होते हैं, उनको वैरायटी के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से ये चौथा टर्म है जो एक स्पीसीज के अंतर्गत ही यूज होता है। तो इसलिए अगर आप किसी प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आमतौर पर तो हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, उसके अनुसार लिखते हैं। उसमें आपको पता ही है पहला वर्ड जीनस का होता है, दूसरा उसकी स्पीसीज का। लेकिन आमतौर पर एक पहले भी तरीका था जिसे ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जहां पर 3 नामों से किसी भी प्लांट का बॉटनिकल नेम लिखा जाता है।
जिसमें पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा नाम उसकी स्पीसीज का होता है और तीसरा वैरायटी का होता है। तो अगर तीनों ये नाम लिखें तो इसी को कहा जाता है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल 4 आपके सामने दिए हुए हैं। आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि वैरायटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दो सरसों के बारे में लिखा हुआ है, एक पीली सरसों, एक काली सरसों, और दोनों का जीनस और स्पीसीज सेम है, ब्रेसिका कंपेस्टिस, ब्रेसिका कंपेस्टिस, लेकिन पीली सरसों की वैरायटी सरसों है और काली सरसों की वैरायटी डाइकोटोमा है। तो इस प्रकार से ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से क्लैरिटी उधर आती है जब किसी प्लांट की, जब किसी अलग अलग पौधों की जीनस और स्पीसीज सेम हो, तो वहां पर वैरायटी के द्वारा ही पता चलता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अब जो दूसरा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस। ये स्पीसीज से हायर लेवल का टैक्सा है। ऐसी अनेक स्पीसीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटी शो करती हैं, उनके द्वारा एक जीनस का निर्माण होता है। सिंपल हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि समान लक्षणों वाली पादप प्रजातियों के समूह को वंश कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक जीनस में जो स्पीसीज इंक्लूड की जाती हैं उनमें लक्षणों की समानता होती है, अर्थात उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी जीनस में केवल एक ही स्पीसीज को इंक्लूड किया गया हो, तो ऐसे जीनस जिसमें केवल एक ही स्पीसीज इंक्लूड होती है उन्हें मोनोटाइपिक कहा जाता है। एक ही जीनस में सम्मिलित करने के लिए दो या दो से अधिक प्रजातियों के विभिन्न लक्षणों में कितनी कम या अधिक समानताएं होनी चाहिए। भाई, ये हम कह रहे हैं कि समान लक्षणों वाले ग्रुप ऑफ स्पीसीज को जीनस कहते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि इसका डिसाइड कैसे होगा कि कितनी सिमिलरिटी होने पर, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटी होने पर हम उसको एक जीनस में रखेंगे। तो इसमें इतना बताया है कि एक जीनस में कितनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली स्पीसीज को इंक्लूड किया जाएगा, ये एक्चुअली प्लांट टेक्सोनोमिस्ट के ऑब्जर्वेशन, स्टडी और उनके अपने माइंड पर यानी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। जिन प्लांट टेक्सोनोमिस्ट ने पूरी स्टडी की हुई होती है, पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं प्लांट का, और उसके आधार पर वो कोई निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को इसमें माना जाता है। चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आमतौर पर जितने भी प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो इस बात का ये ध्यान रखते हैं कि एक जीनस में अधिकांश समान लक्षणों वाली जातियों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ साथ एक टैक्सोनॉमिस्ट का नाम आप देख रहे हैं यहां पर, टॉर्नफूट। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए जो लैटिन नामों का प्रचलन है, इसके साथ साथ डिफरेंट प्लांट जीनस या जेनेरा के विधिवत लक्षणों के वर्णन का श्रेय टॉर्नफूट को जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो हम लैटिन टर्म्स का यूज करते हैं प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए, इसके साथ साथ जो डिफरेंट प्लांट जेनेरा है या जीनस है उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्क्रिप्शन करने का जो श्रेय दिया जाता है वो फेमस टैक्सोनॉमिस्ट टॉर्नफूट को दिया जाता है। टॉर्नफूट के अनुसार एक प्लांट जीनस की स्थापना और निर्धारण के लिए इसमें सम्मिलित डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के फ्लोरल और फ्रूट रिलेटेड कैरेक्टर्स को सबसे सही क्राइटेरिया माना गया है। तो ये टॉर्नफूट ये कहते हैं कि भाई एक जीनस में
उन जातियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके फ्लोरल और फ्रूट रिलेटेड लक्षणों में मैक्सिमम सिमिलरिटी पाई जाती हो। इसके अतिरिक्त मॉर्फोलॉजिकल और अदर सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की सहायता भी ली जा सकती है। टॉनफोर्ड ने जीनस पर काफी अधिक स्टडी की है। इन्होंने अपनी जो फेमस बुक है इंस्टीट्यूशन री हर्बेरी, इसमें लगभग 700 जेनेरा का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि टॉनफोर्ड का जीनस पर स्टडी कितनी ब्रॉड रही है। प्लांट टेक्सोनॉमी के जिनको हम फादर कहते हैं लीनियस, इनके द्वारा जीनस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वंश निर्धारण में पुष्पीय लक्षणों के साथ अन्य लक्षणों का भी प्रयोग किया गया है। कह सकते हैं आप कि टॉनफोर्ड तो विशेष तौर पर फ्लोरल और फ्रूट रिलेटेड लक्षणों में सिमिलरिटी वाले प्लांट्स को या सिमिलरिटी वाली स्पीसीज को एक जीनस में रखते हैं, लेकिन लीनियस ने कुछ और लक्षणों को भी इसमें इंक्लूड किया था। कुल मिलाकर एक जीनस में किन स्पीसीज को किस आधार पर रखा जाता है, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च, अपने ऑब्जर्वेशन और अपने पूरा जो उसका निष्कर्ष है उसके आधार पर डिसाइड किया है। इसके बाद यहां पर और भी इसमें अलग अलग बातें दी हुई हैं कि किस प्रकार से किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखकर, किन किन लक्षणों को ध्यान में रखकर एक जीनस के अंतर्गत आने वाली स्पीसीज का डिसीजन किया जाता है कि कौन कौन सी जातियां एक वंश में रखी जानी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका जीनस क्या है। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। ये जीनस से अपर लेवल ऑफ टैक्सा है, हायर लेवल ऑफ टैक्सा है। आमतौर पर दो या दो से अधिक ऐसे जीनस जो लक्षणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें एक फैमिली के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जिस प्रकार अभी हमने कहा था कि ऐसे जीनस जिनमें केवल एक ही जाति हो उनको मोनोटाइपिक कहते हैं। ऐसा यहां भी होता है कि ऐसी फैमिली जिसमें केवल एक ही जीनस आता हो उन्हें भी एक कुलीय, एक वंशीय कुल कहा जाता है। अर्थात ऐसी फैमिली जिसमें केवल एक ही जीनस है। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, कस्क्यूटेसी और टाइफेसी। ये दोनों नाम जरूर ध्यान रखने चाहिए, अक्सर पूछे जाते हैं। कभी एक पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें केवल एक जीनस आता है, या ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसे दो फैमिलीज के नाम लिखिए जिनमें केवल एक जीनस होता है। तो आप कस्क्यूटेसी और टाइफेसी आप याद रखेंगे। आमतौर पर जैसे अभी पिछले पॉइंट में हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई एक जीनस में कौन सी स्पीसीज किस आधार पर सम्मिलित की जानी चाहिए, सिमिलर ये क्वेश्चन यहाँ भी उठता है कि एक फैमिली में कौन से जीनस किस आधार पर इंक्लूड किए जाने चाहिए। तो ये भी इसका आंसर भी वही है जो पहले था। ये भी टेक्सोनोमिस्ट के ऑब्जर्वेशन, उनकी रिसर्च और उस आधार पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि एक फैमिली में किन किन जीनस को किस आधार पर रखा जाना चाहिए। सामान्यतः जो प्लांट फैमिली होती है उसका आइडेंटिफिकेशन मुख्य रूप से फ्लोरल और फ्रूट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं, मालवा पार्विफ्लोरा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, एल्थिया रोजिया और गॉसिपियम आर्बोरियम इत्यादि पौधों को एक ही कुल मालवेसी में रखा जा सकता है। ये चार अलग अलग प्लांट हैं, इनको एक फैमिली मालवेसी में रखा गया है। वजह है इनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में यूनिफॉर्मिटी। ऐसे कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिमिलर होते हैं उसको आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे इनका जो
फ्लावर है वो पेंटामेरस होता है, पंचतई। इसके साथ साथ एपिकैलिक्स जो होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। साथ में पुमंग की एक संघीय व्यवस्था, एंडोसियम। अगला जो दलपुंज विन्यास है वो व्यावर्तित होता है। तो ये 4 ऐसे लक्षण हैं जो चारों ही प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। और ये चारों किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फ्लावर में पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हीं समान लक्षणों के आधार पर इन प्लांट जीनस को मालवेसी फैमिली में रखा गया है। एक टेक्सोनोमिस्ट हैं वॉल्टर्स। इन्होंने एंजियोस्पर्म प्लांट्स को 2 प्रकार की फैमिलीज में बांटा है। एक सुपरिभाषित कुल, अर्थात ऐसे कुल, ऐसी फैमिलीज जो विकास के क्रम में प्रगत या आधुनिक है तथा इनमें अधिकांश पुष्पीय लक्षण भी एक समान है। सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी फैमिलीज जो इवोल्यूशनरी तरीके से एडवांस है। एडवांस फैमिलीज को सुपरिभाषित कुल के अंतर्गत रखा जाता है। इसके साथ साथ इनमें जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी समान होते हैं, जैसे एस्टरेसी और पोएसी, ये दोनों एडवांस फैमिलीज हैं। और दूसरा है अल्प परिभाषित, यानी ऐसी फैमिलीज जो विकास क्रम में अपेक्षाकृत पुरातन या प्रोगामी समझे जाते हैं, मींस ऐसी फैमिलीज जो प्रिमिटिव हैं। तो 2 टर्म के आधार पर ये विभाजन हुआ। ऐसे फैमिलीज जो एडवांस हैं वो सुपरिभाषित, और ऐसी फैमिलीज जो प्रिमिटिव है, पुरानी है, उनको अल्प परिभाषित कहते हैं। ये जो अल्प परिभाषित फैमिलीज हैं इनमें सम्मिलित किए गए जीनस में अनेक लक्षणों में विभिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि फैमिली में जो जीनस इंक्लूड किए जाते हैं वो बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटी के बेस पर ही इंक्लूड किए जाते हैं। संभवतः अनेक फैमिलीज से कुछ प्लांट जीनस को अलग करके न्यू फैमिलीज भी बनाई गई हैं, जैसे निलंबो को निम्फिएसी से अलग करके निलंबोनेसी, ऐसे ही कस्क्यूटा को कॉन्वोल्वुलेसी से अलग करके कस्क्यूटेसी फैमिली का निर्माण किया गया है। तो नई फैमिलीज किस प्रकार से बनाई जाती हैं ये भी यहां पर आप समझ पा रहे हैं। मींस जो ओल्ड फैमिलीज हैं उनसे ऐसे जीनस को अलग करने की कोशिश की जा रही है जो थोड़े बाकी से डिसिमिलर होते हैं, उनको अलग करके एक नई फैमिली बनाई जाती है। इसके 2 एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं। और क्योंकि फैमिलीज को अब ब्रेक करके नई फैमिलीज बनाई जा रही हैं, इसी वजह से उनका जो साइज है फैमिली का वो छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब उनमें प्लांट्स की जो संख्या है वो अब कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ रही है उनमें से फैमिलीज में से उन जीनस को अलग किया जा रहा है जो लक्षणों में बाकी से थोड़े अलग होते हैं, और उनको फिर एक अलग फैमिली में रख दिया जाता है, उनको एक अलग फैमिली बना दी जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर यह हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। ये 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे स्पीसीज हो, जीनस हो या फैमिली। पूरी टेक्सोनॉमी इन्हीं के बेस पर आगे बढ़ेगी। तो आप इनको एक बार वापस पढ़ के समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो 3 मेन टेक्सास हैं, स्पीसीज, जीनस और फैमिली, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर जब तक हमें इनका नहीं आएगा तब तक हम टेक्सोनॉमी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या है, इन सब पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।